हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, जैसा कि आप लोग थंबनेल पे देखे होंगे, एडिटोरिया वॉल्यूम 3 का जो बुक आया है, उस बुक से आज हम लोग सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 देखेंगे। और आज का जो कट ऑफ रहने वाला है वो कट ऑफ होगा 67। अब देखिए, अभी से पहले तक मैं जितने भी आप लोगों को प्रैक्टिस सेट करवाया हूँ उसका मैं ना कट ऑफ आप लोगों को बताता था, ना मैं आप लोगों को यह बोलता था कि आप लोग मार्क्स कमेंट करके बताइए। पर लेकिन अब जो है वो एग्ज़ाम शेड्यूल्ड आप लोगों का हो चुका है कि 26 दिसंबर को आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब मैं सारे सेट्स का कटअप भी बताता चलता रहा हूँ, और आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग जो है वो कितना मार्क्स जो है वो स्कोर कर रहे हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 में पहला स्थान जो है वो किस राज्य को प्राप्त हुआ है। तो यह जो है वो गुजरात को प्राप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात को प्राप्त हुआ है। और बड़े राज्यों में जो सबसे अंतिम स्थान है वो बिहार को प्राप्त हुआ है, 20वां स्थान। ये भी ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और याद रखिएगा, गुजरात की अगर बात करते हैं तो गुजरात से याद रखने वाली जो बात है वो है कि पहली रो पैक्स फेरी सेवा की शुरुआत गुजरात में हुई है, और भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर भी जो है वो कांडला गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर सेकंड, कह रहा है कि किस शहर को भारत का पहला वाटर प्लस सिटी जो है वो घोषित किया गया है। तो वाटर प्लस सिटी जो है वो इंदौर को घोषित किया गया है, और किसके द्वारा? केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इंदौर को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा कार्बी आदिवासी समूह का संबंध जो है वो किस राज्य से है। तो यह जो है वो असम से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, असम से। एक्चुअली ये जो कार्बी समूह था वो अपने विद्रोहों के माध्यम से अपने खुद के लिए एक अलग राज्य की मांग कर रहा था। फिर वही जाकर 4 सितंबर 2021 को कार्बी आंगलोंग समझौता जो है वो संपन्न होता है। असम की बात करते हैं तो असम से याद रखिएगा, असम जो है वो ट्रांसजेंडर को लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य बना है, और असम में दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा भी लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई है। तो यह जो है वो लद्दाख में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख में। अभी जो बजट आया था उसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा यह घोषणा किया गया था, और इस विश्वविद्यालय का नाम जो है वो सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय होगा। यह जो है वो देश का पहला ऐसा विश्वविद्यालय होगा जिसका नाम जो है वो किसी नदी के नाम पर रखा गया है। लद्दाख से और याद रखने वाली बातें हैं कि भारत का पहला प्राकृतिक आइस कैफे भी लद्दाख में है, और भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना भी जो है वो लद्दाख में है। आगे कह रहा है कि किस दर्रा पर विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग सड़कें बनाने की घोषणा की गई है। तो यह किया गया उमलिंग ला दर्रा पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उमलिंग ला दर्रा पर। यह जो है वो बीआरओ यानी कि सीमा सड़क संगठन जो होता है उसके द्वारा अगस्त 2021 में पूर्वी लद्दाख में उमलिंग ला दर्रा पर मोटर वाहन संचालन योग सड़क का निर्माण करके विश्व में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व हिम तेंदुआ दिवस जो है वो प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो हिम तेंदुआ दिवस जो है वो प्रतिवर्ष 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 23 अक्टूबर को। अक्टूबर से जो और कुछ इंपॉर्टेंट डेज है वो भी याद रखिएगा, जैसे 3 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है वो मनाया जाता है। हिम तेंदुआ से एक और याद रखने वाली बात जो है वो ये है कि हिम तेंदुआ हाल ही में लद्दाख सरकार के द्वारा राजकीय पशु जो है वो हिम तेंदुआ को घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के पहले सहकारिता मंत्री बनने का अवसर किसको प्राप्त हुआ है। अभी जो हाल ही में केंद्र सरकार जो है वो सहकार से समृद्धि के लक्ष्य को साकार करने के लिए पहली बार सहकारिता मंत्रालय का जो है वो गठन किया है, और पहले जो सहकारिता मंत्री बने हैं वो बने हैं अमित शाह। अमित शाह जो हैं वो गृह मंत्री भी हैं और सहकारिता मंत्री भी हैं। और ऑप्शंस की बात कीजिएगा तो गिरिराज सिंह जो हैं वो ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री हैं, धर्मेंद्र प्रधान जो हैं वो शिक्षा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री हैं, और सर्बानंद सोनोवाल की बात कीजिएगा तो यह जहाज रानी जलमार्ग एवं आयुष मंत्री हैं। आगे कह रहा है कि लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 की अगर बात कीजिएगा
तो यह जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं, जिनका नाम है डॉक्टर साइरस पूनावाला, उनको कोविशील्ड वैक्सीन के निर्माण के हेतु इनको लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, साइरस पूनावाला। आगे कह रहा है कि वर्ष 2021 में कलरव पक्षी महोत्सव का आयोजन जो है वो बिहार के किस शहर में किया गया है? तो कलरव पक्षी महोत्सव का आयोजन जो है वो जमुई के नागानक्टी में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जमुई में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अक्टूबर 2021 में आए जवाद तूफान का नामकरण जो है वो किस देश ने किया है? तो जवाद तूफान आया था जिससे कि प्रभावित क्षेत्र जो था वो बंगाल की खाड़ी वाला जो क्षेत्र था, तो जवाद का नामकरण जो है वो सऊदी अरब के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सऊदी अरब। और भी बहुत सारे तूफान के नामकरण अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। यास का नामकरण जो है वो ओमान के द्वारा किया गया है। निवार की बात करते हैं तो निवार का ईरान के द्वारा किया गया है। गुलाब जो आया था उसका पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। और एक आया था शाहीन, शाहीन का जो है वो कतर के द्वारा किया गया है। तो ये सारी भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए किस देश के साथ भारत ने समझौता किया है? तो यह जो है वो भारत भूटान के साथ किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, भूटान के साथ। भूटान से एक और चीज याद रखिएगा, भारत जो है वो भूटान के साथ छोटे उपग्रहों के संयुक्त विकास के लिए भी एक समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संसद टीवी के पहले सीईओ कौन बने? ये संसद टीवी बना कहाँ से? यह लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को दोनों को विलय करके संसद टीवी शुरू किया गया है, जिसके पहले सीईओ जो हैं उनका नाम है रवि कपूर। तो यहाँ आपका आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हुआ है। उन्हें किस वर्ष दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो दिलीप कुमार को 1994 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1994 में। ध्यान रखिएगा, दिलीप कुमार को 1991 में पद्म भूषण भी दिया गया था, 2015 में पद्म विभूषण भी दिया गया है, और इनको 8 बार फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है वो इनको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि EOS-03 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान के द्वारा छोड़ा गया था? तो EOS-03 जो है वो भारत का पहला अत्याधुनिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह था, जिसको कि अगस्त 2021 में GSLV F10 के द्वारा छोड़ा गया था, और जो कि यह असफल रहा, लेकिन इसको छोड़ा गया था GSLV F10 के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। GSLV का फुल फॉर्म से आप लोग भली भांति परिचित होंगे, इसका होता है जियो साइनोक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। आगे कह रहा है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए पहला पदक जो है वो किसने जीता है? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए पहला पदक जो है वो मीराबाई चानू के द्वारा रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मीराबाई चानू के द्वारा। इस बार अगर टोक्यो ओलंपिक 2020 की बात करते हैं तो भारत जो है वो 7 पदक जीतता है, 1 स्वर्ण जिसमें होता है, 2 रजत और 4 कांस्य, और जो भारत जो है वो पदक तालिका में 48वें नंबर पर रहता है। इसका जो शुभांकर था उसका नाम था मीराई तोबा, और जो मुख्य विषय था वो था यूनाइटेड बाय इमोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल हेतु किसे चुना गया है? तो देखिए, वर्ष 2021 का शांति का नोबेल दिया गया है मारिया रेसा जो कि फिलीपींस के हैं, और दमित्री मुराटोव जो कि रूस के हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। इनको दिया क्यों गया है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के उनके प्रयासों के लिए इन दोनों को शांति का नोबेल पुरस्कार हेतु चुना गया है। आगे कह रहा है कि 93वां ऑस्कर अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म हेतु चुना गया है? तो 93वें ऑस्कर अवार्ड की भी बात कीजिएगा तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो है वो नोमैडलैंड को मिला है। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नोमैडलैंड। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार पूछेगा तो एंथोनी हॉपकिंस को दिया गया है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार पूछेगा तो फ्रांसिस मैकडोरमंड को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान है 135। एक रैंकिंग से 3 चीज जरूरी होता है, एक उसमें भारत का स्थान, पहला स्थान कौन है और जारीकर्ता कौन है। तो वैश्विक शांति सूचकांक की बात कीजिएगा तो भारत 135वें स्थान पर है। पहले स्थान पर अगर बात कीजिएगा तो पहले स्थान पर है आइसलैंड, और इसका जारीकर्ता कौन है? तो वो है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस।
आगे कह रहा है कि विश्व पर्यटन दिवस 2021 का विषय क्या है। सबसे पहले तो ये याद रखना है कि पर्यटन दिवस जो है वो 27 सितंबर को मनाया जाता है और 2021 में इसका जो थीम था वो था टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार के द्वारा भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य जो है वो कब तक रखा गया है। तो यह जो है वो 2047 तक रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जो वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 2047 तक। नरेंद्र मोदी ने यह कहा है कि जब भारत अपनी आज़ादी की खुशियों की 100 वर्ष मना रहा होगा उस साल भारत जो है वो ऊर्जा स्वतंत्र भी हो जाएगा। 2047 से एक चीज़ और याद रखिएगा, 2047 तक ही हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य भी 2047 तक ही रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टाइम पत्रिका में विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में कितने भारतीयों को शामिल किया गया है। तो इसमें 3 भारतीयों को शामिल, और वो 3 भारतीय हैं नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी और आदार पूनावाला। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों एवं उनके राज्यपालों का कौन सा मिलान जो है वो सही नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। कह रहा है मिजोरम डॉक्टर कंभपति हरिबाबू, ये तो अब शायद चेंज हो गए हैं, अब अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है बीडी मिश्रा को। इसको एक बार थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिएगा, लेकिन अब अतिरिक्त प्रभार जो है वो बीडी मिश्रा को दे दिया गया है। हरियाणा श्री बंडारू दत्तात्रेय, ये सही है। झारखंड रमेश बैस, सही है। गोवा श्री मंगूभाई छगन भाई पटेल, ये गलत है, क्योंकि गोवा के राज्यपाल जो हैं वो PS श्रीधरन पिल्लई हैं। ये जो मंगूभाई छगन भाई पटेल जो हैं ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। क्लियर है। चलिए आगे कह रहा है कि आत्मनिर्भर कृषि योजना का संबंध जो है वो किस राज्य से है। तो आत्मनिर्भर कृषि योजना का संबंध जो है वो अरुणाचल प्रदेश से है। इसका मेन उद्देश्य जो है वो कृषि तथा बागवानी को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग को 60-60 करोड़ रुपए जो है वो प्रदान किए जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। आगे कह रहा है कि किस मंत्रालय के द्वारा सूजलम अभियान की शुरुआत की गई है। तो यह जो है वो किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है सूजलम अभियान, यह किया गया जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा किया गया है। एक चीज ये ध्यान रखिएगा, इसका उद्देश्य जो था वो अपशिष्ट जल प्रबंधन करना तथा खुले में शौच मुक्त गांवों का निर्माण करना है। जल शक्ति जो मंत्री हैं वो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि द फ्रैक्चर्ड हिमालय इंडिया तिब्बत चाइना 1949 to 62 पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक है निरुपमा राव। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, निरुपमा राव। आगे कह रहा है कि यूएस ओपन 2021 पुरुष एकल के विजेता कौन है। यूएस ओपन 2021 पुरुष एकल के विजेता की बात कीजिएगा तो वो है डेनियल मेदवेदेव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं अगर महिला एकल की बात करते हैं तो महिला एकल का खिताब जो है वो एमा रादुकानु जो कि ब्रिटेन के हैं उनके द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है। तो कुल्लू घाटी की अगर हम बात करते हैं तो कुल्लू घाटी जो है वो धौलाधर तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के बीच। कुल्लू घाटी जो है वो कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है और इसे देवताओं की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। आगे कह रहा है कि दिए गए प्रश्नों का सही मिलान कीजिए, एक साइड पतन है और दूसरे साइड राज्य है। अगर भटकल की बात कीजिएगा तो ये कहाँ है, कर्नाटक में है। एलेप्पी की बात कीजिएगा तो यह केरल में है। काकीनाडा जो है वो आंध्र प्रदेश में है और तूतीकोरिन जो है वो तमिलनाडु में है। क्लियर है। तो ये इसके साथ मैच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कपास के उत्पादन के लिए सबसे प्रयुक्त मिट्टी जो है वो कौन सी मानी जाती है। तो कपास के उत्पादन के लिए जो सबसे प्रयुक्त मिट्टी है वो काली मिट्टी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इस मिट्टी में जो जल धारण की क्षमता होती है और जो वायु संचारण की जो क्षमता होती है वो अधिक होती है। काली मिट्टी से याद रखने वाली बात है, इसका रंग जो काला होता है वो टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट और जीवाश्म की उपस्थिति के कारण होता है और इसमें आयरन, चूना, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की बहुलता होती है। आगे कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में कौन सा राज्य जो है वो नर्मदा नदी घाटी का भाग नहीं है। तो देखिए नर्मदा नदी का विस्तार जो है वो कौन कौन से राज्यों में है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है और मध्य प्रदेश में है। यह राजस्थान में प्रवाहित नहीं होती है।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यह राजस्थान में प्रवाहित नहीं होती है। नर्मदा नदी का जो उद्गम है वो अमरकंटक की पहाड़ी से होती है और इसकी लंबाई जो है वो लगभग 1312 किलोमीटर है। नर्मदा नदी जो है वो डेल्टा के बजाय एस्चुरी बनाती है और यह जो है ब्रिभंस घाटी यानी कि रिफ्ट वैली से होकर बहती है। आगे कह रहा है कि सुंदरबन के जंगलों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सुंदरबन के जंगलों को मैंग्रोव वन के नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मैंग्रोव, क्योंकि सुंदरबन जो है वो मैंग्रोव वनस्पतियों के लिए प्रसिद्ध है। आगे कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से कौन जो है वो सही सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। स्वर्ण क्रांति फल उत्पादन बिल्कुल सुमेलित है। नीली क्रांति उर्वरक उत्पादन गलत है, क्योंकि नीली क्रांति का संबंध जो है वो मत्स्य पालन से है। उर्वरक उत्पादन है भूरी क्रांति। पीली क्रांति अंडा उत्पादन गलत है। पीली क्रांति का संबंध जो है वो तिलहन उत्पादन से है। अंडा उत्पादन जो है वो रजत क्रांति से संबंधित है। तो यहाँ दूसरा और तीसरा जो है वो गलत है, तो आपका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र जो है वो कर्नाटक राज्य में नहीं है? तो पुलनेज ही नहीं है। पुलनेज जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। बाकी चिकमंगलूर, कुर्ग ये सब जो है वो कर्नाटक में स्थित है, लेकिन पुलनेज जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर एक। याद रखिएगा, कॉफ़ी की अगर उत्पादक की बात करते हैं तो देशों में बात कीजिएगा तो सबसे अग्रणी देश जो है वो है ब्राजील, और राज्यों में अगर बात कीजिएगा तो सबसे अग्रणी राज्य है कर्नाटक। आगे कह रहा है कि भरमौर जनजातीय क्षेत्र जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो भरमौर जनजाति जो है वो मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश की में निवास करती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के और भी कुछ अन्य जनजातियों के नाम याद रखिएगा, जैसे कनोरा, गुज्जर, गद्दी, ये सब जो है वो हिमाचल प्रदेश की कुछ अन्य जनजातियां हैं। आगे कह रहा है कि विश्व में सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन जो है वो कौन सा देश करता है? तो सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन जो है वो कजाकिस्तान करता है। कजाकिस्तान जो है वो विश्व में यूरेनियम के कुल उत्पादन का 40% भाग जो है वो सिर्फ और सिर्फ कजाकिस्तान करता है। अगर भारत में बात किया जाए कि सबसे ज़्यादा यूरेनियम का उत्पादन कौन करता है, तब करता है आंध्र प्रदेश। आगे कह रहा है कि भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन है? तो कृषि को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वृष्टि। देखिए, भारतीय कृषि को वर्षा के इस महत्व के कारण ही इसको मानसून का जुआ भी कहा जाता है, भारतीय कृषि को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को कब पारित किया गया था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को 1986 में पारित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1986। इस अधिनियम को छाता विधान के नाम से भी जाना जाता है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किसका मिलान जो है वो सही नहीं है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आसाम, काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरंग, ये सब आसाम। घाना पश्चिम बिहार राजस्थान बिल्कुल सुमेलित है। रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, ये सब राजस्थान। मध्य प्रदेश कान्हा बिल्कुल सुमेलित है। पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा, कान्हा, ये सब मध्य प्रदेश। दूधवा छत्तीसगढ़ गलत है, क्योंकि दूधवा जो है वो कहाँ है? यूपी में स्थित है, यानी उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है वो जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? तो जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण घटक जो है वो है पारिस्थितिकी तंत्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पारिस्थितिकी तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रामसार सम्मेलन जो है वो संबंधित है। तो रामसार सम्मेलन जो है वो किससे? आर्द्रभूमि से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, आर्द्रभूमि से संबंधित है। वर्तमान में भारत में रामसार साइट की कुल संख्या कितनी है? 46 है। क्लियर है? इस सम्मेलन, रामसार सम्मेलन की बात कीजिएगा तो इस सम्मेलन की पहली बैठक जो है वो 1971 को हुई थी, और यह जो है वो 1975 से सक्रिय रूप से कार्य करना शुरू किया था, और भारत जो है वो 1982 में इसका सदस्य बना था। तो यह तीनों चीज़ याद रखिएगा, 1971 में पहली बैठक, 1975 में सक्रिय रूप से कार्य करना, और 1982 में भारत जो है वो इस पर हस्ताक्षर किया था। आगे कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से कौन जो है वो वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी नहीं है, यह पूछ रहा है। तो वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी कौन है? जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो उत्तरदायी है। तो जलवाष्प और मीथेन तो है, आर्गन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्गन, क्योंकि आर्गन जो है वो ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? वो होता है 18।
आगे कह रहा है कि यदि किसी वस्तु की मांग की ऋणात्मक आय लोच है और धनात्मक मूल्य लोच है तो ये वस्तुएं जो है वो किस प्रकार की होगी। तो यह वस्तुएं जो होगी वो इंफीरियर गुड्स होगी, यानी कि निम्न स्तरीय वस्तु होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। निम्न स्तरीय वस्तु की जो मांग होती है वो ऋणात्मक आय लोच और धनात्मक मूल्य लोच होती है। इस प्रकार की वस्तुओं का मांग जो है वो वक्र का ढलान मांग वक्र का जो ढलान होता है वो हमेशा नीचे से ऊपर की ओर होता है। आगे कह रहा है कि किसी देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति जो है वो प्रयोग में नहीं लाई जाती है, यह पूछ रहा है। ठीक है, देखिए निवेश पद्धति ही नहीं लाया जाता है। तीन पद्धतियां जनरली जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है जीएनपी, उसको तीन प्रकार से मापा जाता है: उत्पादन पद्धति, आय पद्धति और आगत पद्धति। निवेश पद्धति नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी। तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना जो है वो 1964 में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 1964। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1964 को किया गया था। 1964 से पहले यह एक संस्था के तौर पर आरबीआई की सहायक कंपनी के रूप में कार्य करती थी। 1964 में आरबीआई ने इसे भारत सरकार को हस्तांतरित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा भारतीय आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट को जारी किया जाता है। तो यह जो है वो वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है जारी। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, वित्त मंत्रालय के द्वारा आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट जो है वो जारी किया जाता है। आप लोगों एक चीज और याद रखिएगा, अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले एक वित्त सचिव जो है वो चेंज हुए हैं, उनका नाम है टीबी सोमनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 4 वर्ष की थी। तो वो कौन था, वो था पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वो 1974 से लेकर 1978 तक था। 1978 में जनता पार्टी की सरकार थी जो कि इसको फिर इस योजना को समाप्त कर देती है। पांचवी पंच देखिएगा, इसी योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत हुआ था और इसका मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। एक साइड भौतिक राशियां हैं, दूसरी साइड मात्रक दिया गया है। ठीक है, अगर बात करते हैं त्वरण की, तो त्वरण मैच करेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ। ठीक है, बल मैच करेगा न्यूटन के साथ। कार्य की बात कीजिएगा तो कार्य जूल के साथ, और आवेग जो है वो न्यूटन पर सेकंड के साथ मैच करेगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है कि किसी लटके हुए कालीन को जब छड़ी से पीटा जाता है तो धूल के कण उससे बाहर निकाले जाते हैं। तो यह जो है वो निकल जाते हैं, ये उसके जड़त्व के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जड़त्व के कारण। देखिए, किसी वस्तु के स्थिर अथवा गतिमान बने रहने की प्रवृत्ति ही जो है वो उसकी जड़त्व कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है। तो ये कितना होता है, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है कि सर्वाधिक प्रत्यास्था वाला पदार्थ जो है वो निम्नलिखित में से है। तो सर्वाधिक प्रत्यास्था वाला पदार्थ जो है वो है क्वार्ट्ज। देखिए, ऐसे तो देखा जाए तो विश्व में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो पूर्ण रूप से प्रत्यास्थ कहा जा सकता है, लेकिन क्वार्ट्ज की प्रत्यास्था जो है वो ज्ञात पदार्थों में सर्वाधिक होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्वार्ट्ज। आगे कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कितना तीव्रता यानी कि डेसिमल से अधिक की ध्वनि जो है वो मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। तो यह जो है वो 75 डेसिमल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 75 डेसिमल। देखिए, WHO के अकॉर्डिंग अगर बात कीजिएगा तो 45 डेसिमल की तीव्रता वाली ध्वनि जो है वो मानव के लिए उपयुक्त होती है, और 75 डेसिमल से अधिक तीव्रता की ध्वनि जो है वो मानव स्वास्थ्य पर निगेटिव इफेक्ट डालती है, और 80 डेसिबल से अधिक तीव्रता की ध्वनि को नॉइज कहा जाता है। आगे कह रहा है कि विशिष्ट उष्मा यानी कि स्पेसिफिक हीट के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है, यह पूछ रहा है। तो विशिष्ट उष्मा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती, यही गलत है, क्योंकि विशिष्ट उष्मा जो है वो उस पदार्थ के प्रकृति पर ही निर्भर करता है। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो एरोसोल का उदाहरण नहीं है। देखिए, एरोसोल जैसे धुंध हो गया, कोहरा, बादल, ये सब जो है वो एरोसोल का उदाहरण है। तो लेकिन यहाँ जल में तेल जो है वो एरोसोल का नहीं, बल्कि ये इमल्सन का उदाहरण है, पायस का। जल में तेल, मक्खन, क्रीम, दूध, ये सब जो है वो इमल्सन का उदाहरण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी।
आगे कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। एक साइड आविष्कार है, दूसरे साइड आविष्कारक है। न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक के साथ। इलेक्ट्रॉन की बात कीजिएगा तो इलेक्ट्रॉन के खोज करता है जे थॉमसन। प्रोटॉन की बात कीजिएगा तो गोल्डस्टीन, और परमाणु नाभिक की बात कीजिएगा तो रदरफोर्ड। आगे कह रहा है कि सोडियम के एक परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। तो कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है पता है? जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं किसी भी चीज़ का, तो आउटर मोस्ट सेल में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उसको हटा दीजिए, तो बाद बाकी जो होगा वो कोर इलेक्ट्रॉन होगा। तो सोडियम की बात कर रहा है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर होता है 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखिएगा 2 8 1। एक को हटा दीजिए क्योंकि एक आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है, तो 2 और 8 की बात कर लीजिए, तो 2 और 8 जो हो जाएगा कोर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो यानी कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 10। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग तथा आवर्त की संख्या क्रमशः कितना है। तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी की बात कीजिएगा तो 7 जो है वो क्षैतिज पंक्तियां हैं और 18 जो है वो ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है? आवर्त यानी कि पीरियड कहा जाता है। और ऊर्ध्वाधर संवर्तों को क्या कहा जाता है? वर्ग यानी कि ग्रुप कहा जाता है। यानी कि क्या हो गए? 18 वर्ग हो गए और 7 आवर्त हो गए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो हाइड्रा अम्ल यानी कि हाइड्रा एसिड के उदाहरण है। देखिए हाइड्रा अम्ल क्या होते हैं? जिसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। हाइड्रोजन जो है वो हाइलोजन समूह के किसी तत्व अथवा हाइलोजन के समान किसी तत्व के साथ क्या करता है? संयोग करता है। जैसे कि HCl, HF, HCN, ये सब क्या है? ये सब हाइड्रा अम्ल है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, HCl। आगे कह रहा है कि लाल सिंदूर या रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है। तो लाल सिंदूर का रासायनिक नाम क्या होता है? लेड पैरोक्साइड, और उसका रासायनिक सूत्र होता है Pb3O4। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वॉयल, चार्ल्स एवं एवोगाड्रो द्वारा प्रतिपादित गैसीय नियमों का संयुक्त रूप क्या कहलाता है। तो देखिए यह कहलाता है आदर्श गैस नियम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आदर्श गैस नियम। यह नियम जो है वो गैसों के आयतन तथा उसके ताप, दाब एवं मात्रा के मध्य जो है वो संबंध प्रदर्शित करता है। आगे कह रहा है कि जीवाणु विज्ञान का जनक जो है वो किन्हें माना जाता है। तो जीवाणु विज्ञान का जनक जो है वो लुईस पास्चर को माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लुई पास्चर। वहीं अगर एडवर्ड जेनर की बात कीजिएगा तो इनको प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक माना जाता है। ठीक है। लुवेनहॉक की बात कीजिएगा तो इनको सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। और पॉलबर्ग की बात कीजिएगा तो इनको अनुवांशिक अभियांत्रिकी यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक बीज पत्ती पादपों के लिए लीसी कुल में शामिल पादप निम्न में से कौन है। तो प्याज है, लहसुन है, ये सारा चीज है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्याज। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव जो है वो मोलास्का संघ के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ कौन कौन से ऑप्शन है? सीप आता है, ऑक्टोपस भी आता है, घोंघा भी आता है, केचुआ नहीं आता है। केचुआ की बात कीजिएगा, केचुआ हो गया, जोक हो गया, ये सब एनिलिडा संघ का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, केचुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा जो है वो सर्वाधिक होती है। तो सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? प्रोटीन की होती है। माइटोकॉन्ड्रिया का जब रासायनिक संगठन होता है तो प्रोटीन लगभग 65-66% होता है उसमें। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन। प्रोटीन की बात कीजिएगा तो प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जो कि 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बनता है। और इस शब्द का, प्रोटीन शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो जे बर्जीलियस के द्वारा किया गया था। आगे कह रहा है कि प्लाज्मा में के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, यह पूछ रहा है। कह रहा है कि प्लाज्मा में रक्त कणिकाएं जो हैं नहीं होती हैं। ये देखिए अगर बात करते हैं इसमें रक्त कणिकाएं होती हैं, ये गलत है क्योंकि प्लाज्मा में रक्त कणिकाएं नहीं होती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है कि हेपेटाइटिस बी एक संचारी रोग है जो मुख्य रूप से किस अंग को संक्रमित करता है। तो हेपेटाइटिस बी जो है वो मुख्य रूप से लीवर को करता है यानी यकृत को करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत को करता है। यकृत की अगर बात कीजिएगा मतलब लीवर की बात कीजिएगा तो यह जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसका वजन जो है लगभग 1.5 से 2 kg के बराबर होता है। हेपेटाइटिस बी की बात कीजिएगा तो हेपेटाइटिस बी तब फैलता है जब वायरस से संक्रमित व्यक्ति कोई अगर होगा
उसका अगर ब्लड या फिर बिर या फिर शरीर के अन्य तरल पदार्थ किसी ऐसे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है जो कि संक्रमित नहीं है, तो वो फिर संक्रमित हो जाता है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है। तो मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग जो है वो है प्रमस्तिष्क। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। यही जो है वो मस्तिष्क के बड़े और बाहरी भाग है जो कि पढ़ने, सोचने, सीखने, बोलने, भावनाओं और चलने जैसे नियोजित मांसपेशियों आंदोलन को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा के द्वारा भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव जो है वो कब पारित किया गया था। तो यह पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जनवरी 1947 को। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। कह रहा है संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो अध्यक्ष थे उनको लगाकर कीजिएगा तो 7 थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 7 थे। 7 कौन कौन थे, कभी कभी यह पूछ लिया जाता है इनमें से कौन नहीं थे। तो 7 के नाम आपको याद रखने होंगे। एन गोपालस्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, बी एल मित्र, डी पी खैतान, भीमराव अंबेडकर, ये सब जो थे वो प्रारूप समिति के सदस्य थे। प्रारूप समिति की बात कीजिएगा तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। यह डेट ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संकल्पना जो है वो किस देश के संविधान से लिया गया है। तो यह जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसके अलावा उद्देशिका की भाषा, फिर संवर्ती सूची की व्यवस्था, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, यह सब जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। आगे कह रहा है उच्चतम न्यायालय का अभिलेख जो है वो न्यायालय का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो यह जो है वो किया गया अनुच्छेद 129 में। देखिए अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 215 की बात कीजिएगा तो इसमें उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय किया गया है। अनुच्छेद 124 इसमें उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन संबंधित बात कही गई है। और अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की बात कही गई है। आगे कह रहा है भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में किया गया है। तो यह जो है वो संविधान की दूसरी अनुसूची में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दूसरी अनुसूची में। तीसरी में क्या किया गया है, तीसरी में फिर वो शपथ ग्रहण करते हैं उससे संबंधित बात कही गई है। मूल संविधान में बात कीजिएगा तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में 12 अनुसूची हैं। आगे कह रहा है कि राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है। तो राजभाषा का उल्लेख जो है वो संविधान के भाग 17 में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 17 में राजभाषा का जिक्र किया गया अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक। भाग 15 की बात कीजिएगा तो भाग 15 में निर्वाचन संबंधित है, 324 से लेकर 329 तक। भाग 18 में बात कीजिएगा तो आपात उपबंध है, 352 से लेकर 360 तक। और भाग 20 में संविधान का संशोधन है अनुच्छेद 368 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से क्या जो है वो उल्लेखित नहीं है, यह आपको बताना है। देखिए संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्यायों का उल्लेख किया गया था, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। लेकिन कहीं भी इसमें धार्मिक न्याय की बात नहीं कही गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। संविधान की प्रस्तावना से याद रखिएगा, संविधान की प्रस्तावना को ही संविधान की कुंजी कहा जाता है। आगे कह रहा है कि संविधान के किस संशोधन के द्वारा सहकारी समितियां शब्द जो है वो जोड़ा गया था। तो यह जोड़ा गया था 97वें संविधान संशोधन 2011 के तहत। और इसको कहाँ जोड़ा गया था, भाग 9 में। आप लोग 9 के ख में पढ़े होंगे सहकारी समितियां। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कानून जो है वो कौन बना सकता है। तो इस पे कौन बना सकता है, वो बना सकता है संसद। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, संसद। संविधान के अनुच्छेद 248 के अंतर्गत संसद की अपशिष्ट विधायी शक्तियों के बारे में प्रावधान जो है वो दिया गया है। इसके अनुसार संसद को किसी ऐसे विषय के संबंध में जो कि संवर्ती सूची या राज्य सूची में उल्लेखित नहीं है उस पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। संसद की बात करते हैं तो संसद से आप लोगों के दिमाग में आ गया होगा अनुच्छेद 79, जो कि यह कहता है कि भारत की संसद जो है वो राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। तो मौलिक कर्तव्य जो है वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर और भाग 4 के क के तहत अनुच्छेद 51 क में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और इस समिति में अध्यक्ष को लगाकर 12 सदस्य जो हैं वो शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है वो कैसी प्रक्रिया है। तो यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। यह जो है वो किस में विवरण है, अनुच्छेद 61 में महाभियोग का विवरण जो है वो किया गया है। आगे कह रहा पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो पंचायत को देखिए 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची का विषय माना गया है, इसीलिए पंचायत का गठन और चुनाव कराने का अधिकार जो है वो राज्य सरकार को है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य सरकार को है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। देखिए भगवान बुद्ध के जन्म से पहले जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात कीजिएगा तो उस समय भारत जो था वो 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। और इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ जो अंगुत्तर निकाय है वहां से मिलती है। यहाँ आपसे पूछ रहा है कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तो वो इंद्रप्रस्थ थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। कौसाम्बी की अगर बात कीजिएगा तो कौसाम्बी जो था वो वत्स की राजधानी थी। श्रावस्ती की बात कीजिएगा तो यह जो था वो कौशल की राजधानी थी। और अहिछत्र की बात कीजिएगा तो यह पंचाल की राजधानी थी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भगवान बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या था। देखिए उनके जन्म का प्रतीक था कमल और सांड, गृह त्याग का प्रतीक था घोड़ा, ज्ञान का प्रतीक था बोधि वृक्ष, निर्वाण का प्रतीक था पदचिन्ह और मृत्यु का प्रतीक था स्तूप। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, यहाँ आपसे पूछ रहा है गृह त्याग का, तो आंसर होगा घोड़ा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था। तो गढ़वाल वंश का संस्थापक था चंद्रदेव और इसकी राजधानी हुआ करती थी वाराणसी। और इस वंश का जो सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था वो था राजा गोविंद चंद्र और अंतिम राजा था जयचंद। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दीवान खैरात जो है वो निम्न में से किस शासक से संबंधित है। तो दीवान खैरात जो है वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं और लड़कियों की सहायता के लिए बनवाया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक से याद रखिएगा इसने एक नया सिंचाई कर भी लगाया था जो कि उपज का 1/10 भाग था। और यह जो है वो ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। इसी के शासनकाल में सर्वाधिक दासों की भी संख्या थी। आगे कह रहा है बतापी कोड की उपाधि जो है वो किसने धारण किया था। तो जो नरसिंह वर्मन था वो पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करता है और बतापी पर अधिकार कर लेता है और बतापी कोड की उपाधि धारण कर लेता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नरसिंह वर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खतौली का युद्ध जो है वो कब हुआ था। तो खतौली का युद्ध कब हुआ था। खतौली का युद्ध 1518 में राणा संगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जो कि फिर राणा संगा जो है वो इसमें विजयी होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1518 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कुब्ते उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है। तो कुब्ते उल इस्लाम मस्जिद जो है वो दिल्ली में है और इसका निर्माण जो है वो किसने करवाया था। इसका निर्माण जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो अजमेर में एक 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का भी निर्माण करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु काल में सीसा निम्नलिखित में से कहाँ से आयात किया जाता था। तो देखिए सीसा जो था वो ईरान से किया जाता था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सीसा जो है वो ईरान से किया जाता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को सही सुमेलित कीजिए। शिशुवध प्रतिबंध किसने, लॉर्ड वेलेस्ली ने। इसका टेन्योर कब से कब तक था, 1798 से लेकर 1805 तक। ठीक है। सती प्रथा प्रतिबंध की अगर बात कीजिएगा तो यह जो था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक से मैच करेगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक का टेन्योर था 1828 से लेकर 1835 तक। दास प्रथा प्रतिबंध एलन बैरो से मैच करेगा। इसका टेन्योर था 1842 से 1844 तक। हिंदू विधवा पुण्य विवाह लॉर्ड कैनिंग के साथ मैच करेगा। इसका था 1856 से लेकर 1862 तक। मतलब सब सामने सामने लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक जो है वो किन्हें माना जाता है। तो यह जो है वो मैकियावेली को माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मैकियावेली। इसकी एक पुस्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में, द प्रिंस।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे जो कि तीसरे अधिवेशन में अध्यक्षता करते हैं 1887 में मद्रास में होती है, बदरुद्दीन तैयब जी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो पूना सार्वजनिक की स्थापना 1867 में एमजी रनाडे के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एमजी रनाडे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनाम कमीशन की स्थापना जो है वो किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो यह हुआ था लॉर्ड डलहौजी के समय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड डलहौजी के समय। और इसका उद्देश्य जो था वो भूमिकर रहित जागीरों का पता करके उसे छीनना था। लॉर्ड डलहौजी का जो टेन्योर था वो 1848 से लेकर 1856 तक था। क्लियर है? डलहौजी का जो शासनकाल है वो मुख्य रूप से उसका जो डॉक्टराइन ऑफ लैब्स था, व्यपगत सिद्धांत, उसके लिए याद किया जाता है। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक भी माना जाता है। इसने 1856 में तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ हस्तांतरित किया था और सेना का मुख्यालय जो है वो शिमला में स्थापित किया था। साथ ही साथ 1854 में इसने एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की भी स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो एशिया और अफ्रीका का जंक्शन कहलाता है? तो एशिया और अफ्रीका का जंक्शन कहलाता है मिस्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है कि नेहरू कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो नेहरू कप की बात कीजिएगा तो नेहरू कप जो है वो बास्केटबॉल खेल से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बास्केटबॉल से संबंधित है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले नेहरू ट्रॉफी अगर पूछ ले तब हॉकी हो जाएगा। नेहरू कप पूछेगा तब बास्केटबॉल होगा। बास्केटबॉल से एक और याद रखिएगा, फेडरेशन कप का भी संबंध जो है वो बास्केटबॉल से ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को 1997 में दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1997 में। इनके साथ साथ गुलजारी लाल नंदा और अरुणा आसफ अली को भी मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। एपीजे अब्दुल कलाम की बात करते हैं तो ये मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते थे और यह जो है वो 2002 से 2007 तक इन राष्ट्रपति के रूप में भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान जो है वो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान जो है वो गांधीनगर गुजरात में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में। आगे कह रहा है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है वो 14 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 20 नवंबर की बात कीजिएगा तो 20 नवंबर को सार्वभौमिक बाल दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस जो है वो मनाया जाता है। तो यह था हमारा आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और या फिर आप टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं अब पढ़ेगा इंडिया और वहाँ जो ग्रुप आएगा वो आप ज्वाइन कर ले सकते हैं। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।